स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। तो शुरुआत में एक ऐसी खबर जो बड़ी खबर है आज की, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करना गैर कानूनी होगा। तो यूपी में आज से लव जिहाद को लेकर कानून लागू हो गया है। तो पहले कैबिनेट ने इसको मंजूर किया, इसके अध्यादेश को, और अब राज्यपाल के पास जब भेजा गया था तो उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरीके से अब ये अध्यादेश कानून में बदल गया है। तो ये बड़ी खबर है, अब यहाँ लव जिहाद को लेकर कानून उत्तर प्रदेश में बन गया है। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। तो योगी कैबिनेट ने इसको मंजूर किया था, उसके बाद अब ये कानून बन गया है। तो उपचुनाव के दौरान ही ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। तो यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूर किया। सरकार का कहना है कि कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। तो ये बड़ी खबर है आज की, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया है। तो इस कानून के तहत क्या प्रावधान है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस कानून के तहत अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है तो उसको 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो प्रावधान काफी कड़े इस कानून में किए गए हैं। रंजना हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तो सीधे हम रंजना का रुख करेंगे। तो रंजना, एक बहुत बड़ा जो वादा किया था उसको निभाते हुए एक कड़ा कानून बन गया है जो प्यार करने वालों को नहीं बल्कि लव जिहाद करने वालों को रोकेगा। बिल्कुल प्रीति, इसका जो इस कानून का मतलब ही यही है कि जो जबरदस्ती होता है, जो प्रलोभन के माध्यम से होता है, जो झूठ बोलकर होता है, उसको रोका जाए, ना कि जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको रोका जाए। इसके लिए एक विशेष फॉर्म की जो बात की जा रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने 2 महीने पहले जो है एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें जो लोग होंगे जो शादी करना चाहते हैं या जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे कि हम आखिरकार किस चीज़ के लिए, क्या कारण है धर्म परिवर्तन के लिए, वो उस फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ जो धर्मगुरु ये परिवर्तन कराएगा, धर्म परिवर्तन, उसको भी 1 महीने पहले फॉर्म भरना होगा और वो भी अलग से बताएगा जिला मजिस्ट्रेट को कि आखिरकार हम क्यों परिवर्तन कराना चाह रहे हैं। और इसके पीछे के जो दोनों फॉर्म को सिटी मजिस्ट्रेट के पास आएगा और उस फॉर्म के आशय को जानकारी के लिए जांच कराई जाएगी कि आखिरकार ये बात सही है कि नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है योगी सरकार का कि जो पीछे की चीज़ें जो हैं, जो झूठ बोलने की बाद में बातें आती हैं कि हमें जो शादी के करके फंसाया गया शादी के जाल में और इस तरह से बाद में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक तरह से इस कदम को कहा जा सकता है। और उसमें ये साफ साफ रहेगा कि अगर जिला मजिस्ट्रेट अनुमति दिए रहता है तो फिर कोई बात नहीं। अगर मौलवी भी या कोई भी धर्मगुरु अगर उसको परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और वो भी झूठ के दायरे में जब आते हैं तो उनको भी 5 साल की सजा होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो लोग इसके दायरे में आएंगे उनको मैक्सिमम 10 साल की सजा है, लेकिन धार्मिक गुरुओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो भी गलत अपना फॉर्म जो भरते हैं और वो गलत साबित होता है तो उनको भी सजा होगी। तो इस तरह से योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है प्रीति, और ये अब अध्यादेश आज अनुमोदित हो गया और इसके बाद से अब ये लागू किया जा सकेगा। बस विधानमंडल में अब 6 महीने, क्योंकि कोई भी कानून जब अध्यादेश होता है तो 6 महीने तक लागू होता है, उसके पहले उसको सदन से पारित कराना होता है। तो वो शीतकालीन सत्र में उम्मीद की जा रही है कि सरकार पारित भी करा लेगी। पारित होने में कोई रुकावट नजर ही नहीं आती। रंजना, तो ये जो कानून बनेगा अमित, यही आपको सुविधा देता है कि स्वेच्छा से आप चाहे जिस धर्म में जाए, लेकिन बलपूर्वक कोई भी आपका किसी भी धर्म का हो उसे परिवर्तन नहीं करा सकता। तो कानपुर में क्या रिएक्शन लोगों का है इस मामले में, क्योंकि यहां इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्यार के इस पवित्र बंधन को कुछ लोगों ने धर्म का नाम देकर इसको निर्वस्त्र करने का और इसे बदनाम करने का जो हथियार अपनाया था उस पर अंकुश सरकार द्वारा लगा दिया गया है। अगर हम कानपुर जनपद की बात करें तो 1999 से लेकर अब तक 108 टोटल मामले ऐसे आए थे जो पंजीकृत हुए थे। अगर 2014 की बात कर देखा जाए तो फ्लो और बढ़ा, और 2017 से लेकर 18 के बीच की अगर बात की जाए तो 19 केसेस आए, और 2020 की अगर पूरी बात की जाए तो 17 केसेस और आए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निर्देश के बाद सरकार के महकमे के अधिकारी हरकत में आए और ऐसे लोग जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। निश्चित तौर पर प्यार एक पवित्र शब्द है, इस पे कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए, कोई बाधा ही नहीं होनी चाहिए, मगर उन भोली भाली लड़कियों को नाम
गलत करके, गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं है। जहां एक और कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई, उसके बाद से शहर के तमाम अभिभावक सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भोली भाली लड़कियों की जिंदगियां खराब हुई। कुछ शर्म के कारण थाने नहीं गई, कुछ अपनी लोक लज्जा के कारण कुछ लोगों ने जहर खाया, कुछ लोगों ने शहर छोड़ा। यानी बेटियों और युवतियों के साथ जिस प्रकार का ये प्रहार किया गया उन लोगों द्वारा जो धर्म परिवर्तन का नाम के गुड्डू, शान, पप्पू, मुन्ना, जुनेद, जानू ऐसे तमाम नामों से बदल बदल कर लड़कियों को पिलाया, और बाद में न तो वो घर की रही और न घाट की रही। इनके लिए ऐसे अभिभावकों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। और कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो लव जिहाद के इस एपिसोड में कानपुर में तमाम ऐसे केसेस आए, क्योंकि एसआईटी की जो जांच हुई उसमें 17 केसेस, जिसमें आईजी मोहित अग्रवाल जिसको लीड कर रहे थे, 17 में से 11 केसेस तो ऐसे रहे जो एक लोकेलिटी के, जिसमें बर्रा, जूही, नौबस्ता और किदोई नगर, एक थाना क्षेत्र के ऐसे थे। उन पे कहीं ना कहीं ये चोट हुआ है, प्रहार हुआ है, और एक नजीर पेश हुई कि कहीं भी बेटियों के स्थान और सम्मान पे जो छेड़छाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो देखना होगा कि अब इस कानून के बाद आगे चीजें कितनी बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, रंजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो कानून बना है वही फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाया है और एक लड़का और लड़की को पकड़ा है। तो जिस लड़के को पकड़ा है वो मुस्लिम धर्म से है जबकि लड़की हिंदू धर्म से है। तो इनका कहना है कि लव जिहाद यहां पर हो रहा था और पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई की। हालांकि तरीका कहीं से सही नहीं है, क्योंकि खुद आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तो ये तस्वीरें आप फिरोजाबाद की देख रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक लड़का और लड़की को पकड़ा और खुद ही यहां पर सजा भी दे दी और दोनों को जमकर पीटा गया। आरोप लगाया कि मामला लव जिहाद का था, क्योंकि लड़का मुस्लिम धर्म से जुड़ा था जबकि लड़की हिंदू धर्म से। एक झोपड़ी में रह रहे थे भाई साहब, पूरा डेरा पकड़ा गया है ये। चलिए और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां जाना हमेशा निर्णायक साबित होता है। बिहार चुनाव में अभी हमने देखा और अब हैदराबाद मुख्यमंत्री जा रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें जगह जगह प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। तो आज हैदराबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। निकाय चुनाव में वहां पर प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे और रात 10 बजे तक राजधानी लखनऊ वापस लौट आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और देश के किसी भी हिस्से में किसी भी स्तर का चुनाव हो तो पार्टी भी समझ रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ वहां आते हैं तो एक सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता है। तो इसीलिए अब हैदराबाद में जो निगम के चुनाव होने हैं उसका प्रचार करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद दौरे पर हैं और आज रात ही यहां का दौरा संपन्न कर लखनऊ लौट आएंगे। हालांकि इसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ही क्यों, आप प्रधानमंत्री को ले आइए। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा भी यहां पर गए थे। तो स्टार प्रचारक योगी कहां कहां अपनी पार्टी को जीत दिला चुके हैं, कहां कहां प्रचार कर चुके हैं, देखिए जरा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हालिया बिहार, वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का प्रचार पार्टी के लिए बड़ा काम आया था। हैदराबाद के बाद बंगाल में भी अब प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल जहां अगले साल चुनाव होने हैं तो वहां की तैयारियों में भी जुटेंगे। तो ओवैसी के बाद ममता दीदी को भी चुनौती देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं और यही वजह है कि संगठन कहीं भी चुनाव हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए जरूर बुलाता है। चलिए और अब बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच की। तो कृषि सुधार कानून का विरोध लगातार जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अब मोर्चा खोल दिया है और देश की राजधानी के लिए रवाना हो गए हैं। तो राकेश टिकैत की अगुवाई में दिल्ली कूच कर रहे हैं। मेरठ से किसानों का जत्था निकला है और दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत समेत पश्चिमी यूपी के जो भी जिले हैं उन जिलों के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक उनकी जो समस्या है या उनकी जो आपत्ति है उसका निस्तारण नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति तो हम तो यहाँ से दिल्ली के लिए चलेंगे और भारत सरकार बताएगी आगे की रणनीति के क्या है, क्योंकि उन्हीं की रणनीति पे काम करना है। वे बातचीत करेंगे, वे रोकेंगे, वे डंडे मरवाएंगे, वे स्टेट गवर्नमेंट से गिरफ्तार करवाएंगे। वो तो वे बताएंगे। हमारी प्लान तो चलने की है कि दिल्ली जाएंगे
पंजाब, हरियाणा और जगह के किसान वहाँ पे आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान वहाँ चल रहे हैं। तो मांग क्या कर रहे हैं किसान चाहते क्या है वो आपको बता दें। जो नए कानून बने हैं 3, उनको वापस करने की मांग करें और साथ में चाहते हैं कि एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, यानी कि जिससे कम कीमत पर आप किसानों से उसकी कोई भी फसल नहीं खरीद सकते, उसका लिखित आश्वासन दिया जाए। वहीं बिजली बिल संशोधन को रद्द किया जाए। इनका कहना है कि बिजली का निजीकरण हो रहा है, जिससे जो छूट इनको मिलती है वो छूट आगे नहीं मिल पाएगी। वहीं पराली जलाने पर जो सजा का, जुर्माने का प्रावधान है उसको भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और जिन किसानों को पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग भी शामिल है। तो ये वो प्रमुख मांगे हैं जिसके साथ राज्य के किसान आंदोलनरत हैं। तो दिल्ली कूच कर चुके हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। मेरठ से काफिला आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की तरफ और फिर यहां अब देखना होगा कि क्या इनको दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका जाता है या फिर इनको आगे जाने दिया जाता है। क्योंकि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि जो अधिकारी वहां पर तैनात है, फिलहाल उनका कहना है कि उनको ऐसे कोई आदेश नहीं मिले हैं कि किसानों को रोकना है या फिर दिल्ली की तरफ कूच करने देना है। और अब बात करेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की, जो आज नोएडा दौरे पर हैं और इस दौरान ऊर्जा मंत्री सेक्टर 29 में सब स्टेशन में अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है अधिकारी किसी भी तरह की कोई तैयारी किए बिना बैठे हुए थे, तो ऐसे में जो भी उनकी कमियां थी, जो भी उनकी खामियां थी, सब खुलकर सामने आ गई। ऊर्जा मंत्री के सवालों का अधिकारी सही जवाब ही नहीं दे पाए और फाइलों को खंगालते रहे। तो एक तरफ ऊर्जा मंत्री उनसे सवाल पूछ रहे थे तो दूसरी तरफ अधिकारी फाइलों के पन्ने पलटा रहे थे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने चीफ इंजीनियर और एसडीओ को जमकर फटकार भी लगा दी। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को 3 महीने पुराने बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने के निर्देश दिए, यानी कि वो लोग जिन पर बिजली का बकाया बिल है उनके घर घर जाकर कैंपेनिंग चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद ऊर्जा मंत्री साइकिल चलाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए खुद निकले और लोगों से बिजली आपूर्ति के बारे में जानकारी भी हासिल की। सर ये बताइए, ये खास मुहिम वो भी साइकिल से, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सस्ती बिजली हम लोग उत्तर प्रदेश वासियों को देना चाहते हैं। उसके लिए आपके हिस्से का जो बिल है, अगर आप उसको समय पर देंगे तो भविष्य में हम जो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, तो यहाँ सस्ती बिजली हम लोग देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हम उसको पूरा करने के लिए इस अभियान में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसी के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सब लोग अपना बिल जमा करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा रहती है कि उनको बिल जो है सही बिल और समय पे बिल मिल जाए। लेकिन नोएडा में सही बिल और समय पे बिल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। भविष्य के लिए क्योंकि यहाँ एनजीटी की गाइडलाइंस भी हैं और 24 घंटे हम लोग यहाँ बिजली दे रहे हैं। सर यहाँ पर नोएडा में एक खास जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर सोसाइटी सिस्टम है और सोसाइटी में क्या है कि बिल्डर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। पावर बैकअप पे बिजली दी जाती है जिसमें 19 रुपये तक कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लूट की छूट किसी को नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नियामक आयोग ने बहुत इसमें सख्त फैसला भी लिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसमें हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंगल पॉइंट से, क्योंकि अब 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। पहले दिक्कत आती थी कि बिजली नहीं मिलती थी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पावर बैकअप मिलता था, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आ रही है और उस पर किसी भी जो सोसाइटी है उसमें किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे श्रीकांत शर्मा जिनका साफ कहना था कि अगर इस तरीके की कैसी भी शिकायत अगर देखने को मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो कोरोना से जूझते लगभग साल भर का समय हो गया। ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिले और इसके लिए जरूरी है वैक्सीन। तो अब कोरोना वैक्सीन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 कोविड वैक्सीन केंद्रों के दौरे पर निकले हैं। सुबह प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस कैडिला के संयंत्र पहुंचे और वहां वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, किस किस चरण में यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं, उसकी जानकारी ली है। और फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री पुणे में है। यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
इंडिया का दौरा कर रहे हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनेका और साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की है। तो ये बड़ी खबर है। तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। पुणे के बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद जाने का भी कार्यक्रम है और यहाँ जो एक और वैक्सीन सेंटर है बायोटेक, उसका दौरा करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो फिलहाल भारत बायोटेक में जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है उसका ट्रायल तीसरे चरण में है। तो ऐसे में 3 इन सेंटर्स में गए हैं और जानकारी हासिल की है कि अभी कितना और वक्त कोरोना के वैक्सीन को बाजार में आने में लगेगा। तो 3 सेंटर्स हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। तो ये जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद में है, सबसे पहले यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट की, और इसके बाद फिर हैदराबाद के भारत बायोटेक प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो यहाँ जहां जहां वैक्सीन बनाई जा रही कोरोना की, क्योंकि अब एकमात्र यही उपाय है, अगर जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आप दिमाग से फ्री नहीं हो सकते, इसका खतरा बना रहेगा। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भी भारत की तरफ है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में वैक्सीन बनाने को लेकर पूरे विश्व में भारत जाना जाता है। तो ऐसे में जहां जहां हमारे सेंटर्स में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, वहां के दौरे पर आज प्रधानमंत्री निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए और अब बात करते हैं जूनियर जीनियस की। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी भी मामले में आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऐसा इंडियन है जो यंग जीनियस बन सकता है, तो आप आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। तो ये एक पहल है बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। और बलरामपुर से जो घटना आई थी जहां 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, इसी मामले में अपडेट है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे का दावा कर रही है। तो इन लोगों पर घर में 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर घटना से जुड़ी हुई। तो बलरामपुर घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा और अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उसे न्यूज 18 में बाकायदा उन लोगों के नाम लिए थे। उनका कहना था कि दबंगा ने उनके घर को आग के हवाले किया है। तो 2 लोग हिरासत में हैं और इन 2 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस और दावा कर रही है कि जल्द से जल्द पूरी घटना का खुलासा होगा। तो जिस पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ा, उसका आरोप था कि वो स्थानीय पत्रकार है और उसने इन लोगों के खिलाफ खबर चलाई, जिसके चलते उसे जिंदा जला दिया गया। तो 2 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई और 2 आरोपी हिरासत में हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारे डीएम साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी हैं और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम, हम सब लोग ने आकर के पूरी यहाँ छानबीन कर रहे हैं और इसमें हम लोग पूरे आगे विधिक कार्रवाई इसमें आगे करेंगे। बहुत ही दुखद घटना घटी है और जिसका भी हम लोगों ने मौके पर हर एक पहलू पर बहुत गंभीरता से हम लोगों ने स्वयं भी निरीक्षण किया है। निश्चित तौर पर उनके परिवार वालों के बताने से घटना संदेहास्पद स्थिति में है और हमारी पूरी संवेदना। और सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे कुछ साथी आए हैं और कुछ साथी नहीं आ पाए हैं। हम उन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुनील राजवंशी जी हैं, उनके साथ 100 लोगों से ज़्यादा लोग आए हैं, कार्यकर्ता, नेता। मैं उनका स्वागत करता हूं। बड़ी सूची है जिसमें विष्णु कुमार जाटव जी से लेकर के कृष्ण कुमार एडवोकेट, ब्रजेश गौतम, सुरेश गौतम, ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ रहे विधायक जमीरुल्लाह साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा और हमें भरोसा है आप पर कि आप लोग जब साथ हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की और बड़ी ताकत बनेगी और जो आज सत्ता में लोग हैं उन्हें हटाने में हम लोग कामयाब होंगे। अभी हमारे कुछ साथियों ने बहुत बड़ा सपना दिखा दिया। हमारा इतना बड़ा सपना नहीं है।
हमारी इच्छा यही है हम समाजवादियों की कि जो अधूरी विकास की योजनाएं छोड़ दी थी, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादियों ने किया था, जनता में जाकर के हम समाजवादी नीतियों को, कार्यक्रमों को और अपने सिद्धांतों को पहुंचाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता उन सिद्धांतों, कार्यक्रमों को समझ करके हमें समाजवादियों को फिर एक बार मौका देगी। वहीं जो हालात ये हम समाजवादियों की कि जो अधूरी विकास की योजनाएं छोड़ दी थी, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादियों ने किया था, जनता में जाकर के हम समाजवादी नीतियों को, कार्यक्रमों को और अपने सिद्धांतों को पहुंचाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता उन सिद्धांतों, कार्यक्रमों को समझ करके हमें समाजवादियों को फिर एक बार मौका देगी। पार्टी में शामिल हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।